लॉ लिटरेसी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। हमने विधायिका के विषय में भी बात की थी और आज हम डिटेल में बात करेंगे कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के विषय में। न्यायपालिका जुडिशरी के विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शासन के दूसरे अंग के मतलब कार्यपालिका के विषय में कि कार्यपालिका किसको कहते हैं। पहला अंग हमने कल पढ़ लिया था जिसमें हमने विधायिका के विषय में जिक्र किया था। विधायिका का मतलब जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेशन बोला जाता है अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के विषय में। यह शासन का दूसरा अंग माना गया है। कुल शासन के 3 अंगों के विषय में कल हमने बातचीत कर ली थी, जिसमें पहला विधायिका का था और दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो शुरू करते हैं कार्यपालिका से। तो यह शासन का दूसरा अंग माना जाता है, तो इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से इसका मतलब होता है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है अर्थात कानूनों को लागू करता है। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। उनमें से जो मुख्यतः रूप होते हैं उन पर हम बातचीत करते हैं। तो उसमें पहला राजनीतिक कार्यपालिका होता है, दूसरा स्थायी कार्यपालिका होता है, तीसरा राजनीतिक कार्यपालिका होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और स्थायी कार्यपालिका होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो यह सर्वोच्च स्तर पर एक अंग होता है जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इसी के उदाहरण है। यह हमने बात की है राजनीतिक कार्यपालिका के विषय में। और राजनीतिक कार्यपालिका के भी कुछ काइंड्स होते हैं, अंग होते हैं। इसमें से कुछ जो 4 अंग हैं मुख्यतः उसके विषय में हम बताएंगे। पहला होता है अध्यक्ष कार्यपालिका जिसको हम प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरा होता है संसदीय कार्यपालिका, इसको हम पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तीसरा दोहरी कार्यपालिका ड्यूअल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और चौथा जो इसमें अंग है वो बहुल कार्यपालिका होता है जिसको हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अध्यक्ष कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो इसके विषय में हम यदि बात करें तो यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है, जहां जनता एक निर्वाचक गण जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं उसके माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख मतलब राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद में जो हमने बात की थी वो बात की थी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के विषय में। तो इसके विषय में हम जानते हैं कि ये संसदीय कार्यपालिका क्या होती है। यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका मतलब लेजिस्लेचर के सदस्यों में से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका के जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बना लेता है। सरकार चलाने वाले सदस्यों के ऐसे समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके बाद में हमने जो तीसरे नंबर पर बात की थी वो दोहरी कार्यपालिका के विषय में बात की थी जिसको हम ड्यूअल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो इसके विषय में यदि हम बात करें यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित हो जाती हैं। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान ही होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश में या जो भारतीय संसदीय प्रणाली होती है उसी के समान होता है। अब हमने लास्ट बात की थी, उसके बाद में हमने बहुल कार्यपालिका के विषय में प्लूरल एग्जीक्यूटिव के विषय में बात की थी। तो इसके विषय में समझें तो यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखी जा सकती है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियां रखते हैं तथा उनमें सर्वोच्च अधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक किया या नाम मात्र का होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में
जो प्रमुख होते हैं उसमें 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियां बराबर होती हैं और प्रमुख रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परस्पर हस्तांतरित होती रहती है। हमने यह भी जाना कि राजनीतिक कार्यपालिका के ही ये सब अंग हैं और कार्यपालिका के जो दूसरे अंग हैं उसके विषय में हम यदि बात करें तो उसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में जो मतलब है, उसका मतलब है जो उच्च पदाधिकारी इसके अंदर शामिल होते हैं, जो अधिकारी तंत्र जिसको हम कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जिनका कार्यकाल किसी तरह के निर्वाचन पर निर्भर नहीं होता। इसका उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, या अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के रूप में कार्य करना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें शामिल जो लोग होते हैं वो प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल किए होते हैं। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित हो जाती है, वहां स्थायी कार्यपालिका के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग उन सदस्यों की सहायता करते हैं। जहां तक भारतीय कार्यपालिका की बात यदि हम करें, इंडियन एग्जीक्यूटिव की यदि क्वेश्चन है तो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका का स्तर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा होता है, उसी का ढांचा हमने स्वीकार किया गया है इसमें, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिमंडल का गठन कर लेता है और मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। मतलब जो उनका कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके प्रिंसिपल के अनुसार वो कार्य करता है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है, एक फॉर्मल हेड होता है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। राजनीतिक जो कार्यपालिका है, यदि इसके अलावा भारत में हम बात करें तो भारत में स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में एक सशक्त नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी तंत्र भी शामिल है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल होते हैं और भारतीय राजस्व सेवा, जैसे आपने रेवेन्यू सर्विसेज के विषय में जाना होगा, ऐसी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी लोक सेवाएं भी कार्य विभिन्न प्रकार से करती रहती है। तो आज हमने जो जाना, ये कार्यपालिका के अंग क्या क्या होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और राजनीतिक कार्यपालिका के विभिन्न जो अंग हैं उनके विषय में भी हमने जाना। उसमें हमने मुख्यतः जो पढ़ा वो हमने अध्यक्ष कार्यपालिका के विषय में जाना, संसदीय कार्यपालिका के विषय में जाना, दोहरी कार्यपालिका के विषय में जाना और लास्ट में हमने बहुल कार्यपालिका के विषय में भी, प्लूरल एग्जीक्यूटिव के विषय में भी जाना। तो आज हम आखिरी बिंदु जो हमारा है और तीसरा बिंदु है न्यायपालिका, अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था के विषय में भी एक बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके विषय में भी हम गहनता से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका की जो शक्तियां होती हैं यह इस आधार पर तय होती हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक शासन प्रणाली, जो यूनिटरी शासन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उसमें न्यायपालिका कमजोर होती है, जैसे कि जिसमें संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये ब्रिटेन में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु संघात्मक प्रणालियों में फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर, उसमें न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उन्हें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है। कि क्या शक्ति दी जाती है कि केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को इस प्रकार से अवैध घोषित कर सकते हैं या करने की उनको पावर दी जाती है कि वह संघात्मक प्रणाली या फेडरल स्ट्रक्चर द्वारा या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। मतलब कि वो फेडरल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो भी न्यायपालिका को यह शक्ति दी जाती है कि वह उस कानून को अवैध घोषित कर दे। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति मुख्यतः प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर होते हैं।
जिन देशों में अधिकतर लिखित संविधान होता है वहां संविधान का सटीक निर्वचन मतलब एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास ही होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। जिन देशों में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देता है वहां पर न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायपालिका पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू आदि की शक्ति भी उसकी वहां पर इंक्रीज हो जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तथा यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का विवाद बहुत रोचक हो जाता है। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ज़्यादा ताकतवर बनाता है और जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा जो सिद्धांत है वो न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान कर देता है जैसे अमेरिका तथा भारत में होता है। भारतीय न्यायपालिका के विषय में यदि हम बात करें तो भारतीय न्यायपालिका अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय राज व्यवस्था जो ढांचा है उसमें विधायिका और कार्यपालिका की स्तर भले ही संघात्मक हो, मतलब उनका स्तर भले ही फेडरल हो, लेकिन न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक होने के नज़दीक है, यूनिटरी होने के नज़दीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिका जो हैं उनमें राज्यों के उच्च न्यायालय जो होते हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंडर पे होते हैं, उनके अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के जो संरक्षक माना जाता है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पर भी संविधान के निर्वचन की जो ताकत होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफ़ी सशक्त शक्तिशाली मानी जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी उसे पहले ही प्राप्त है। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी शक्ति और बढ़ा ली है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में जाना। कल हम कानूनों के विभिन्न प्रकार के विषय में भी जानेंगे, जिसमें हम सकारात्मक विधि के विषय में जानेंगे, लोक विधि के विषय में जानेंगे, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि के विषय में भी जानेंगे और अंतिम जो विधि होती है ईश्वरीय विधि, उसके विषय में भी हम जानेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्ञान का उचित प्रसार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।